प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, आज समाज शास्त्र का लेसन फर्स्ट का दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने। पिछले पार्ट में मैंने कुछ वैचारिक विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ वैचारिक विशेषताएं और इसकी कुछ और जो परंपरागत विशेषताएं हैं इनमें सम्मिलित थी। आज इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे, जिसमें आपको तमाम चीज़ें बताई गई थी। वैचारिक विशेषताओं के अंतर्गत तमाम चीज़ें थी। इसमें पुरुषार्थ था, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म की अवधारणा, विवाह, संस्कारों द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण, पंचऋण इत्यादि चीज़ें थी। आगे देखिए, इसमें भारत की सामाजिक संरचना का दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब आज से लगभग 2800 वर्ष पहले यहाँ एक बौद्ध तथा जैन धर्मों का विकास होने से धार्मिक मूल्य बदलने लगे, तो दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने से भारतीय समाज बहुत से साम्राज्यों, नगर राज्यों, रियासतों तथा जहांगीरों में विभाजित हो गया। यानी भारतीय सभ्यता का जो उदय काल बताया गया वो 8000 वर्ष पूर्व बताया गया। भारतीय सभ्यता का उदय काल 8000 वर्ष पूर्व हुआ। ये 8000 वर्ष पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी तक, 1800 वर्ष तक लगभग महाभारत के काल तक भारतीय समाज की जो पुरानी विशेषता थी वो बनी रही। लेकिन इसके बाद लगभग 2800 वर्ष पहले भारत में नए नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें दो धर्म जो बहुत ही प्रभाव डाले भारत में, जो बहुत प्रभावशाली रहे, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। इन दोनों धर्मों के विकास होने से जो हमारी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य था उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। इन धर्मों के विकास से समाज में अस्थिरता बढ़ी। जो हिंदू सनातन धर्म में सही रूप से स्थापित नहीं कर पाए थे अपने आप को, वो भाग करके जैन और बौद्ध धर्म का शरण ले लिए। इस प्रकार से समाज में बंटवारा हुआ। धीरे धीरे राजनीतिकरण बढ़ा और राजनीतिकरण बढ़ने के साथ साथ तमाम प्रकार के नगर और राज्य, ये सब अलग अलग ढांचों में बदलते चले गए। परंतु इसके बाद भी जो इसकी परंपरागत सामाजिक संरचना थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। आज से लगभग 200 वर्ष पहले जब विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई, तब यहाँ की सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का निर्धारण उनके जन्म के आधार पर होने लगा। इसी व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था कहते हैं। यानी बाद में व्यक्ति का जो है उसकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म पर होने लगा कि जन्म से किस बिरादर या किस जाति में उसने अपना जन्म लिया है, उसी हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत और कमज़ोर बताई जाती है। जिसकी जड़ें पुरोहितों की शक्ति में वृद्धि होने से बहुत तेज़ी से मजबूत होने लगी। इस समय बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव कम होने के फलस्वरूप समताकारी मूल्यों का प्रभाव भी कम होने लगा। यानी बौद्ध और जैन धर्म धीरे धीरे करके इनका भी प्रभाव जब समाज में कम होने लगा, तो जो सामाजिक सौंदर्य मूल्य थे, जो अच्छे मूल्य जिनसे जो है संस्कृति की परंपरागत विशेषता बनी हुई थी, वो धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगी। यही वह समय था जब कर्मफल के सिद्धांत ने भाग्य का रूप ले लिया। धर्म का संबंध व्यक्तियों की पूर्ति से हटकर कर्मकांडों को पूरा करने से हो गया। ये कार्यकाल लगभग कई वर्षों तक चलता रहा। जाति व्यवस्था के नियमों की सीख को ही परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का आधार समझा जाने लगा। यानी जाति व्यवस्था अपनी चरम पर हो गई और जाति व्यवस्था एक विष की तरह समाज में घुल गया और जो लोगों में परिवर्तन की जड़ें, जो लोगों में अलगाववाद की जड़ों को पनपाने लगा और उसको जो है उसका संरक्षण करने लगा। शताब्दी इन्हीं दशाओं के बीच 7वीं शताब्दी में, यानी हमारा समाज इस उथल पुथल में था, उसी समय 7वीं शताब्दी में
मुस्लिम आक्रांताओं ने बिना किसी संगठित रोक के भारत में व्यापक लूट और अव्यवस्था उत्पन्न करके कुछ समय के लिए यहाँ की सामाजिक संरचना को पूरी तरह विघटित कर दिया। 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 17वीं शताब्दी तक लगभग मुस्लिम आक्रांता तमाम प्रकार के लुटेरे और शासक सम्राट जो भारत में आए और यहाँ पर कई सौ वर्षों तक लगभग शासन किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था में बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। भारतीय संरचना में एक नया मोड़ तब आया जब 15वीं शताब्दी में से यहाँ मुगल शासन आरंभ हुआ। इस शासन के दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं को अपनी इच्छा तथा अनिच्छा से इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ा। यद्यपि अकबर के शासनकाल में एक समन्वित संस्कृति द्वारा सामाजिक संरचना को पुनः व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया जाने लगा। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के समय भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना ऊपरी तौर पर पहले जैसी ही बनी रही, लेकिन आंतरिक रूप से इसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अंधविश्वासों, जाति भेद तथा अस्पृश्यता जैसी गंभीर समस्याओं ने जन्म लिया। यानी 15वीं शताब्दी के बाद से तमाम मुस्लिम शासक भारत में शासन किए, जिसमें अकबर का शासन थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता से परे था, लेकिन औरंगजेब का शासन जो था वो धर्मांधता का एक अच्छा प्रमाण मिलता है। उस औरंगजेब के शासनकाल में तमाम हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया और इस प्रकार से इस औरंगजेब के समय में धार्मिक सामाजिक संरचना तो ऊपरी तौर से बनी रही जिस तरीके से थी, लेकिन अंदर ही अंदर स्त्रियों की स्थिति खोखली होती चली गई। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। पर्दा प्रथा बहुत जोरों पर था, बहुपत्नी विवाह प्रचलित था, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे, जात भेद बहुत ज़्यादा था और छुआछूत जैसी समस्याएं उस समय गंभीर रूप से भारत में व्याप्त थीं और ये सब एक विषैले सर्प की तरह भारतीय संस्कृति को खाने में लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें इन आक्रांताओं जो बाहर से आए थे, औरंगजेब, शाहजहां या तमाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तमाम ऐसे शासक कई काल के रहे हैं जिनका इतिहास ही भारत की संस्कृति पर चोट पहुंचाना था। इन्होंने अपने हिसाब से देश को चलाना चाहा। ये कई वर्षों तक मुगल काल भारत में जब तक रहा तब तक इस प्रकार से धर्म की स्थिति बदलती रही। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा ऐसे उपनिवेश ढूंढने शुरू कर दिए गए जहां बड़े उत्पादन की खपत की जा सके। भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बना। 18वीं शताब्दी में तमाम समुद्री मार्गों की खोज भी हुई और इस खोज के कारण, चूँकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तेज फैल चुकी थी, इंग्लैंड के व्यापारी पूरी दुनिया में अपना व्यापार करना चाहते थे, चतुर और चालाक थे। वो जहाँ भी जाते थे उस देश को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करते थे। उपनिवेश का मतलब आप लोग जानते होंगे। उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश पर अपना शासन स्थापित करना। स्थानीय लोगों पर बाहर से आने वाला व्यक्ति जब शासन करता है, उसकी पूरी व्यवस्था बाहरी व्यक्ति देखता है, तो उस देश को उपनिवेश देश कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर आकर के अपना आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत को अपना अच्छा उपनिवेश बनाया। यहाँ के कच्चे माल वो इंग्लैंड भेजते थे और वहाँ से बने हुए मालों को, रेडीमेड वस्तुओं को ला करके हिंदुस्तान बेचते थे। वो कई गुना लाभ कमाने लगे और इस लाभ को करते करते धीरे धीरे भारतीय प्रशासन पर भी उन्होंने अपना अधिकार किया। वो राजनैतिक, प्रशासनिक हर तरीके से भारत को अपने अंदर हथिया लिए। तो अंग्रेज़ों ने भी भारत पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। उन्होंने उपनिवेश के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कूटनीति और सैन्य शक्ति द्वारा धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सन 1858 से भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के हाथों में आ गया। यानी 1858 तक छिटपुट युद्ध होते रहे, लोग छोटा मोटा विद्रोह करते रहे, लेकिन 1858 के बाद लगभग अंग्रेज़ों ने भारत के तमाम बड़े हिस्सों पर, बड़े आर्थिक क्षेत्र वाले जगहों पर अंग्रेज़ों ने पूरा प्रशासनिक आर्थिक पकड़ मजबूत कर लिया था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी का
इतिहास भारत में ब्रिटिश शासन का वह इतिहास है जिसके दौरान अंग्रेज सरकार यहाँ की जनता का भारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक शोषण किया। एक उपनिवेश के रूप में यहाँ की जनता के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसे सभी व्यवहार किए जाने लगे जो मालिक द्वारा अपने गुलामों के साथ किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय तथा 19वीं शताब्दी में होने वाला समाज सुधार आंदोलन इन्हीं दशाओं का परिणाम था। यानी जब भारतीय लोगों ने 200 वर्षों तक एक दास्ता का जीवन जिया और तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलते रहे लोग, तब धीरे धीरे करके राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तमाम विदेशी प्रभाव लोगों के मस्तिष्क पर छाप डाले और लोग जगे। इस प्रकार तमाम प्रकार के धार्मिक सुधार पुनः भारत में हुए और राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत को स्वतंत्र कराने में हमें सफलता मिल पाई। अब आइए अगला हेडिंग है भारतीय समाज तथा संरचना में वर्तमान परिवर्तन। यानी इस समय अभी तक हमने प्राचीन काल को पढ़ा, वैदिक काल से लेकर के आधुनिक मॉडर्न युग, यानी वैदिक काल से लेकर के मध्य युग मध्य युग से लेकर के आधुनिक युग तक जो कुछ परिवर्तन हुए उनका थोड़ा सा झलक आपको मिला। अब जो हम आप हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं ये वर्तमान स्थिति के बारे में बताएगा कि भारतीय समाज वर्तमान में किस परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष है, आप इन्हीं पॉइंट्स को अगर याद करते चलेंगे तो आपको याद होता रहेगा। भारतीय समाज तथा संरचना में वर्तमान परिवर्तन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आज भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन क्या क्या हैं, उन पर प्रकाश डालिए या उनके बारे में उल्लेख कीजिए। ऐसे प्रश्न हैं, इनका जवाब आपको यहाँ देना है। भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना एक लंबे समय तक प्रभावपूर्ण बने रहने के बाद आज इसमें बहुत सारे परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। पहला, वर्ण विभाजन की जगह एक वर्ण के अंदर ही सैकड़ों जातियां बन जाने के कारण वर्तमान सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अधिक प्रभावित है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जातिवाद के रूप में सामने आया। यानी वर्तमान समय में यदि प्राचीन काल में वर्ण विभाजन किया गया था, प्राचीन काल में वैदिक काल में वर्णों को मात्र 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके इन जातियों में भी उपजातियां निकलती चली गईं और आज एक एक वर्ण में कई कई जातियां हैं और इन जातियों को लेकर के तमाम प्रकार के विद्रोह, तमाम प्रकार की अस्पृश्यता की भावना, तमाम प्रकार का जो अंतर है मन में, ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, जिससे हमारा वर्तमान समाज प्रभावित हो रहा है और उसका एक दुष्परिणाम पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट है, कुछ समय पहले तक व्यक्ति की परिस्थिति उसके वर्ण और परंपरागत व्यवसाय पर निर्भर थी। आज समाज का विभाजन उन आर्थिक वर्गों के रूप में देखने को मिलता है जिनके बीच हमेशा संघर्ष और प्रतियोगिता की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी पहले जो समाज का विभाजन था वो मात्र वर्ण व्यवस्था और कुछ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे परिवर्तन दिख रहे हैं वो व्यवसाय पर भी निर्भर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। और इस प्रकार से आर्थिक स्थिति वाले लोगों के बीच में और सामान्य लोगों के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। वर्तमान में आश्रम व्यवस्था तथा विवाह का धार्मिक रूप लगभग समाप्त हो चुका है। नए कानून के कारण विवाह को भी एक सुविधाजनक संबंध के रूप में देखा जाने लगा। यानी प्राचीन काल में विवाह को एक धार्मिक मान्यता दी गई थी, आश्रम को एक धार्मिक मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में आश्रम पद्धति लगभग अपने पतन की तरफ है और जो विवाह की धार्मिक मान्यता थी वो अब कानूनन हो गई है, उसे कानूनी तौर तरीके से देखा जाने लगा है। अगला चौथा पॉइंट, संयुक्त परिवार की जगह अब एकांकी अथवा मूल परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे परिवार के सदस्य कर्तव्यों की जगह निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। यानी प्राचीन काल में जो हमारी ऋग्वैदिक सनातन सभ्यता थी उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में लोग इतने अत्यधिक स्वार्थी होने के कारण एकांकी परिवार ने जन्म ले लिया है और अब धीरे धीरे करके मूल परिवार ही समाज में बचे हुए हैं। लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने भरण पोषण के लिए संयुक्त परिवार का धीरे धीरे विघटन करते जा रहे हैं। पांचवा, परंपरागत पंचायत व्यवस्था की जगह अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव पर आधारित ग्राम पंचायतों की स्थापना होने लगी है। अगला, सामाजिक संरचना में युवकों तथा महिलाओं को आर्थिक अधिकार मिलने से व्यवहार के परंपरागत तरीके, सामाजिक मूल्यों और विश्वासों में बड़े परिवर्तन सामने आए हैं।
सामूहिकता का मूल्य व्यक्तिवादिता के रूप में बदलने लगा है। इसी के फलस्वरूप आज सामाजिक और मानसिक तनाव पहले से बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। परंपरागत मूल्यों की जगह आज धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख आधार बन चुके हैं। यानी इस प्रकार से समाज में जो है धर्मनिरपेक्षता और तमाम व्यक्तिक स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें और सामाजिक समानता, इन सारी चीज़ों ने पूरी तरीके से अपने आप को प्रतिस्थापित कर लिया है। यानी जो हमारे परंपरागत मूल्य थे वो बदल चुके हैं। आज समाज में हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई समानता का अधिकार चाहता है। इस प्रकार जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, पुरानी धार्मिक प्रणाली थी, इन सारी चीज़ों में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब ये धीरे धीरे करके अपने पतन की तरफ है। ये हेडिंग, आइए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। भारतीय समाज की अनेकता में एकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में तमाम प्रकार की अनेकताओं के बावजूद भी इसमें एकता है। भारत एक ऐसा समाज है जो विभिन्नता में एकता को अनुपम उदाहरण है। बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय समाज के अनेक प्रजातियों, जातियों, धर्मों, भाषाओं तथा विश्वासों का समन्वय स्थल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और सांस्कृतिक विशेषताओं में भी बहुत भिन्नताएं हैं। इनके बाद भी भारतीय समाज एक ऐसा समन्वयकारी समाज रहा जिसमें आश्चर्यजनक एकता देखने को मिलती है। भारत की अनेकता को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें सीधे अनेकता में एकता की, तो इसमें बहुत गंभीर बात नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत भी एक निश्चित स्थान पर बैठ करके और विचार करना शुरू करें कि भारत में अनेकता, डाइवर्सिटी कितनी है, क्या क्या है, तो आपको हजारों ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि भारत की विभिन्नताएं किसी एक पॉइंट पर निर्धारित नहीं है, बल्कि हजारों बिंदुओं से नापी जा सकती हैं। और इन विशेषताओं, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में एक विशेष प्रकार की एकता देखने को मिलती है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, या देश को लेकर के कभी कोई बात हो, देशगत एकता, राष्ट्रीय एकता देखनी हो, तो इन सारी चीज़ों में भारत समय समय पर यूनाइट होता है और इसकी एकता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि एक लंबा वीडियो डालना बच्चों को बोरिंग करना भी होता है। आप छोटे छोटे वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और इसके बाद अगला वीडियो मैं आपको कल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।